हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब इस लेक्चर में हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ओके, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा। ओके, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, उस पर नेट फोर्स कितना होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ओके, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर हम फार्मूला देखें या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन देखें तो उसमें हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी एरिया नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ए एरिया का मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है। जैसे हमारे पास में कोई एरिया वेक्टर ए वेक्टर, हमको पता है एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर हमने कंसिडर किया और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस एरिया से पास हो रही है, और मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है इस एरिया वेक्टर के साथ में थीटा एंगल बना रही है। ओके, कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। तो यहाँ पर फ्लक्स को हम लिख सकते हैं ई ए कॉस फाई। ओके, अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो फ्लक्स फाई को हम लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, क्या होता है ये? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आप लिख सकते हैं। इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ओके, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ओके, अब यहाँ पर इसमें अगर हम और थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट पर जाएं, थोड़े से अच्छे कॉन्सेप्ट पर जाएं, तो यहाँ पर अगर एरिया नॉन यूनिफॉर्म है या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ओके, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम दो कॉन्सेप्ट की हेल्प से समझ सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म फ्लक्स की हम बात करें, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ओके, तो यहाँ पर आप फ्लक्स डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर से, है ना। डायरेक्टली आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। पर अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की तो सेकंड केस जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया भी हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, है ना, जैसे कि कोई कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है ऐसा, तो नॉन यूनिफॉर्म एरिया है, इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी अलग अलग है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिफरेंशियल एरिया कंसिडर करेंगे। ओके, यहाँ पर इस सरफेस पर एक डिफरेंशियल एरिया कंसिडर करेंगे। मान लेते हैं ये डिफरेंशियल एरिया डी ए है और इसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो दिस इज डी ए एरिया वेक्टर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है। तो अगर हम डिफरेंशियल फ्लक्स की बात करेंगे, मतलब डी फाई की अगर हम बात करेंगे, तो हम लिख सकते हैं ई वेक्टर वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिफरेंशियल एरिया। ओके, और अगर इस को हम पूरे सरफेस पर इंटीग्रेट कर देते हैं, मान लेते हैं ये सरफेस जो है वो एस है। ओके, तो टोटल फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन ओवर दिस सरफेस। ओके, यहाँ पर कभी कभी डबल इंटीग्रेशन भी हमको करना पड़ सकता है, तो इंटीग्रेशन ओवर दिस सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एरिया। ओके, आप ऐसा यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट यूज़ किए, पर इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम देखने वाले हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर ये सरफेस जो है वो ओपन सरफेस है। ये सरफेस कैसा है? ओपन सरफेस है। अगर ये क्लोज सरफेस होता, ओके, फॉर क्लोज सरफेस, फॉर एनी क्लोज सरफेस, ओके, अगर हम क्लोज सरफेस की बात करते हैं तो क्लोज सरफेस में हम इंटीग्रेशन के ऊपर एक सर्कल लगा देंगे। ये सर्कल इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सरफेस कैसा है? क्लोज्ड सरफेस है। ओके,
So and according to Gauss law, this is equal to Q by epsilon नॉट, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे हमारे पास अगर कोई क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस में Q चार्ज रखा हुआ है और उससे टोटल फ्लक्स जो होगा दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये भी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है और वो चार्ज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही होता है गॉस लॉ। इसको हम कहते हैं गॉस लॉ। तो ये बोर्ड लेवल पर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। 5 मार्क में भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं कि आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ये सारे केस जो हैं वो इसी की हेल्प से हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी होता है, पर अगर कोई ओपन सरफेस है, अगर कोई ओपन सरफेस है तो वहाँ पर इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट कैसे हम यूज़ करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम ये देखेंगे। आज हम इस गॉस लॉ की ही बात करेंगे, और गॉस लॉ में हम इसको थोड़े से, अगर जेई पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें या फिर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एडवांस लेवल पे हम बात करें, तो वहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हम उसकी आज बात करने वाले हैं। ओके, मतलब आप गॉस लॉ को सिंपल एप्लीकेशन तो आपके पास है ही सही कि आप लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, आप प्लेन इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, है ना। ये तो कॉन्सेप्ट हमको पता ही है बोर्ड लेवल पर अगर हम नीट लेवल की बात करें, जेई लेवल की बात करें, तो वहाँ पर इस गॉस लॉ को कैसे हम यूज़ करेंगे आज हम वो देखने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए हम नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गॉस लॉ की बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा गॉस लॉ को फिर से समझ लेते हैं, कुछ एप्लीकेशंस उसके देख लेते हैं, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर गॉस लॉ की बात करें, ओके, अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग द टोटल फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस, ओके, क्लोज्ड सरफेस, अगर हम क्लोज्ड सरफेस से बात करें तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। जैसे किसी क्लोज सरफेस में चार्ज रखा हुआ है Q, तो उससे पास होने वाला आउटफ्लो फ्लक्स जो होगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। और यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रख लेना है। जैसे केवल क्लोज सरफेस के लिए ही गॉस लॉ एप्लीकेबल है, इनसाइड चार्ज पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, गॉसियन सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी टाइप का आप गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। चार्ज की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है कि सेंटर पे रखना है कि थोड़ा आगे पीछे रख लो, कहीं पर उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है गॉस लॉ की, वो आपको याद रखना है। अगर मल्टीपल चार्जेस है तो सारे चार्ज का एल्जेब्रिक एडिशन लेना, नेगेटिव चार्ज है तो सबट्रैक्ट करना है। ये सारी चीज़ें आपको गॉस लॉ से रिलेटेड याद रखना है, जो बोर्ड लेवल पर हम याद रखते हैं। पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस गॉस लॉ की कुछ ऐसी एप्लीकेशन जो थोड़े से एडवांस लेवल की है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन गिवन है कि अगर हमने यहाँ पर एक क्यूब कंसिडर किया, अगर हमने यहाँ एक क्यूब कंसिडर किया है और इस क्यूब के अंदर इसके सेंटर पर हमने एक क्यू चार्ज रखा है, ओके, क्यूब हमने यहाँ पे कंसिडर किया, इसके सेंटर पर हमने यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ सेंटर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है ना। अब हमको पता है कि इसकी जो 6 टोटल फेसेस हैं उन सबसे फ्लक्स जो पास होगा, टोटल फ्लक्स अगर हम बात करें, है ना, क्यूब से अगर फ्लक्स की बात करें तो वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। पर अगर हम एक फेस से बात करें कि इस एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, वो अगर हमको फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द क्यूब इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी फेस। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आप कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है वो सेंटर पर रखा हो, है ना। चार्ज अगर सेंटर पे रखा होगा तो ही जो 6 फेजेस है, ऊपर वाली, नीचे वाली, साइड वाली, सारी जो फेजेस है उनसे एक जैसा फ्लक्स पास होगा। ऊपर वाले से जितना फ्लक्स पास होगा उतना ही साइड वाली सरफेस फेसेस से भी पास होगा। तो यहाँ पर इसलिए 6 टाइम्स आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स पासिंग फ्रॉम फेस इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये एनसीईआरटी का सिंपल सा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो ये कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझना पड़ेगा। मतलब Q बाई 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास होगा। तो यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि अगर किसी क्यूब के
एक फेस से आपको फ्लक्स फाइंड करना है जब चार्ज उसके सेंटर पर रखा होगा, तो वो होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट को हम और भी थोड़े से अच्छे लेवल पर देख सकते हैं। अब जो हम यहाँ पर थोड़े से एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट है जब चार्ज किसी कॉर्नर पे रखा होगा। ओके, जैसे यहाँ पर एक हमने क्यूब लिया। ओके, हमने एक क्यूब यहाँ पर लिया है और इस क्यूब के एक कॉर्नर पर अगर हम चार्ज को रखते हैं, जरा ध्यान से आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है ना। इसके कॉर्नर पर अगर हम एक चार्ज को रखते हैं, है ना, तो पहली बात तो वहां पर दो कंडीशन हमको कंसिडर करना पड़ेगी, है ना। एग्जैक्ट कॉर्नर पे अगर आपने चार्ज को रखा तो तीनों जो 6 सरफेस है ना, उनसे कितना कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो यहां पर इस एग्जैक्ट हमने कॉर्नर पे ही रख रखा है, तो तीनों सरफेस से कितना कितना फ्लक्स पास होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये जो टॉप वाला फेस है, ऐसा ऐसा सरफेस, ऐसे 3 सरफेस यहाँ पर है ना, 3 सरफेस यहाँ पर है। ये जो टॉप वाला सरफेस है, ओके ओके, और जो लेफ्ट हैंड साइड सरफेस है, जो लेफ्ट हैंड साइड का सरफेस है, और जो फ्रंट फेस है, जो फ्रंट वाला है, जो फेस इस चार्ज से कनेक्टेड है, ओके, वहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस सरफेस के पैरेलल पास होगी। सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे पास होगी? इन तीनों फेस के पैरेलल पास होगी। यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करें तो इस सरफेस के क्या होगी? पैरेलल पास होगी। अगर फ्रंट फेस से बात करें तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे पास होगी? पैरेलल पास होगी। थोड़ा सा यहाँ पर आपको 3D डायग्राम को समझना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ अगर हम फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द टॉप फेस, फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द लेफ्ट फेस and flux passing from the front face is equal to 0. Why? Because EA cos 90 डिग्री। ओके, क्योंकि जो अगर हम जैसे टॉप फेस की बात करें, इसकी टॉप की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास होगी? इस सरफेस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से पास होगी इसके पैरेलल। ओके, और एरिया वेक्टर कैसा है? एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर cos 90 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इन तीनों फेज से जो फ्लक्स पास होगा वो 0 होगा। अब हमारे पास में तीसरी 3 फेजेस बची हुई है। ओके, अगर हम उनसे फ्लक्स की बात करें तो कैसे हम फाइंड करेंगे, जरा ध्यान से समझते हैं। तो इन तीनों फेज से फ्लक्स को फाइंड करने के लिए हम एक बड़ा क्यूब बनाएंगे, है ना। हम यहाँ पर एक बड़ा क्यूब बनाएंगे। हमने यहाँ पर एक जो क्यूब एक्चुअली प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये एक्चुअली क्यूब प्रेजेंट है और यहाँ पर चार्ज है क्यूब। तो ये वाइट कलर का हम यहाँ पर चार्ज बना रहे हैं क्यूब। ठीक है, अब हम एक बड़ा क्यूब ऐसा बनाएंगे जिसका सेंटर जो है वो क्यू हो। ओके, तो हम यहाँ पर कितने क्यूब और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेंगे? छोटे छोटे, है ना। एक तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, एक यहाँ पर हम इसके ऊपर क्यूब रखेंगे। ओके, एक ऊपर क्यूब हम यहाँ पर रखेंगे, और ऐसे हमको कितने क्यूब्स बनाना पड़ेंगे? ऐसे 2 क्यूब और हम यहाँ पर बनाएंगे। ओके, लाइक दैट। आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे 4 क्यूब और हम रखेंगे। ओके, अब हमारे पास में वही केस आ गया जो फर्स्ट हमने केस देखा था क्यूब वाला। तो ऐसे हमारे पास में एक बड़ा क्यूब बन गया। अब इस बड़े क्यूब के एक फेस से, जो
बड़ा वाला क्यूब है, इसके एक फेज से कितना फ्लक्स पास होगा, इसके एक फेज से कितना फ्लक्स पास होगा वो हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। अगर हम इसके एक फेज से फ्लक्स की बात करें तो वो कितना होगा, फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द फेस ऑफ बिगर क्यूब, बिगर क्यूब, ओके, वो कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, जो अभी हमने देखा, थोड़ी देर पहले देखा था ना कि एक क्यूब के एक फेस से कितना अगर सेंटर पे चार्ज रखा हो तो उसके शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, वो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। और यहाँ पर एक फेस को आप देखेंगे तो ये 4 छोटे छोटे क्यूब के फेजेस से मिलकर बना हुआ है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द फेस ऑफ स्मॉलर क्यूब, ओके, so it will be Q by 6 epsilon naught as it is, okay। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द फेस ऑफ स्मॉलर क्यूब, छोटा वाला जो क्यूब है ना, उसके एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो जो 3 बचे हुए फेज हैं, 3 बचे हुए, 3 फेज पे तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टॉप पर हम निकाल चुके हैं, लेफ्ट पर हम निकाल चुके हैं, फ्रंट पर हम निकाल चुके हैं। अब जो राइट फेज है, ओके, राइट फेज जो है, या फिर हम बॉटम फेज की बात करें, या फिर हम बैक फेज की बात करें, बैक साइड जो है, उन सब से Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास होगा और एक जैसा होगा, ठीक है, क्योंकि वहां से चार्ज का लोकेशन एक जैसा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और हम आगे थोड़ा सा समझ सकते हैं कि अगर ये चार्ज थोड़ा सा उस पॉइंट से, उस कॉर्नर से इनसाइड रखा हो और अगर वो आउटसाइड रखा हो तो फ्लक्स क्या होगा, ओके। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम आपको असाइनमेंट में दे रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं डेफिनेटली इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। क्वेश्चन क्या है, अगर चार्ज को थोड़ा सा कॉर्नर से अंदर रखा, क्यूब के अंदर प्रेजेंट है और क्यूब के बाहर प्रेजेंट है, तो उन दोनों केस में फ्लक्स कितना कितना पास होगा, 6 फेजेस से। तो फेजेस आप कैसे कंसिडर करेंगे, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट और बैक, ओके, जैसा हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास बनता है। अगर गॉस लॉ के एप्लीकेशंस की हम बात करें, ठीक है, तो गॉस लॉ में केवल हमारे पास सिंपल एप्लीकेशन ही नहीं होते हैं कि हम इलेक्ट्रिक इनफाइनाइट शीट या फिर इनफाइनाइट लाइन चार्ज या फिर शेल या फिर सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर बनते हैं जो बड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, है ना। इसमें और भी आप अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर की सरफेस पर, जो प्लेन सरफेस है, वहाँ उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ, तो फ्लक्स कितना पास होगा, ठीक है। बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनते हैं जो हम गॉस लॉ की हेल्प से समझ सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, अगर हमारे पास ओपन सरफेस है तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर देखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ओपन सरफेस। कोई ओपन सरफेस है, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, हाउ वी विल डू द इंटीग्रेशन, ओके। बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम वहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज है हमारे पास और उसके सामने हमने एक रेक्टेंगुलर शीट रखा, तो उस रेक्टेंगुलर शीट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, ठीक है। अगर हमने एक डिस्क रखा और डिस्क की एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज रखा, तो उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं, तो आपको आगे के लेक्चर मिस नहीं करना है अगर आप चाहते हैं कि आप जेईई और नीट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझें। तो थैंक यू वेरी मच।